हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में आज हम आरडीएस डेटाबेस के जो एडब्ल्यूएस सर्विस है आरडीएस उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। हम आज देखेंगे कि एडब्ल्यूएस आरडीएस में हम माइस्क्यूएल का डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है और उसे हम कैसे कनेक्ट करें विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन और एनी काइंड ऑफ टूल लाइक माइस्क्यूएल वर्कबेंच और डीबीव्यूअर। सो चलिए यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे एडब्ल्यूएस अकाउंट को मेरे लॉगिन कर लिया है। तो आपको सर्च बार में सिर्फ आपको सर्च करना है आरडीएस। तो यहाँ पे एक नंबर पे ये जो आरडीएस सर्विस हमें आ रही है। या इस आरडीएस मतलब क्या रहता है, डेटाबेस सर्विस रहते हैं। जैसे हमारे EC2 के इंस्टेंसेस रहते हैं जहाँ पे लिनक्स के सर्वर रहते हैं, सेम वैसे ही एडब्ल्यूएस हमें स्पेसिफिकली सिर्फ डेटाबेस के लिए हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, उसका नाम है आरडीएस। सो जैसे हम मैन्युअली हम लोग EC2 सर्वर पे माइस्क्यूएल इंस्टॉल करके डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, वैसे ही ये जो यहाँ पे हम डेटाबेस का सर्वर क्रिएट करते हैं और उसमें हम मैन्युअली हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे आरडीएस के जो कंसोल है आरडीएस का, उस पर मैंने लॉगिन किया। अभी मेरा ये भी एक भी डीबी इंस्टेंस रनिंग नहीं है और मेरा डीबी क्लस्टर भी मैंने भी क्रिएट नहीं किया है। तो ऐसा आपको कंसोल दिखेगा यहाँ पे डैशबोर्ड में, मतलब आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस कितने प्रेजेंट वो सारे दिखेंगे। डेटाबेस में आपके नंबर ऑफ डेटाबेस और जो क्लस्टर रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। क्वेरी एडिटर में जब हम डेटाबेस रहता है उसमें उस पर हम क्वेरी एडिटर का हम यूज़ करते हैं। परफॉर्मेंस इनसाइड में यहाँ पे डेटाबेस के जो मैट्रिक्स रहेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ता है। थर्ड है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में क्या रहता है, डेटाबेस हम जो क्रिएट करते हैं उसका हमें बैकअप हमें लेना है। तो जो मतलब बैकअप रखना है तो मैन्युअली हम उसका स्नैपशॉट क्रिएट करके उसका बैकअप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इन अमेजोन S3, मतलब जो भी हम डेटाबेस करते हैं उसे हम एक्सपोर्ट अमेजोन S3 में भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये ऑप्शन रहेगा एक्सपोर्ट इन अमेजोन S3, मतलब जो भी हमारा डेटाबेस का डेटा है वो सारा अमेजोन S3 पे चला जाता है। थर्ड वन है ऑटोमेटेड बैकअप्स। ऑटोमेटेड बैकअप्स मतलब जब भी आपका प्रोडक्शन का डेटाबेस है उस टाइम पे मोस्ट जो भी प्रोडक्शन का डेटाबेस रहता है उसको हम ऑटोमेटेड बैकअप इनेबल कर देते हैं, जिससे कि उसका डेली बेसिस पे बैकअप होता है और स्पेसिफिक टाइम रिटेंशन पीरियड के बाद डिलीट हो जाता है। ये जो रिजर्व इंस्टेंसेस में जैसे हम EC2 के जो रिजर्व इंस्टेंसेस परचेस करते हैं जो हमें कम प्राइस में मिलते हैं कंपेयर टू द ऑन डिमांड सर्वर्स। सो इस वजह से ये रिजर्व इंस्टेंस है। ये यहाँ पे ऑप्शन है प्रॉक्सीज का, डेटाबेस के लिए हम प्रॉक्सी भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है सबनेट ग्रुप, पैरामीटर ग्रुप और ऑप्शन ग्रुप। सो चलिए पहले हम जब भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। आपको उस डेटाबेस का पैरामीटर ग्रुप और सबनेट ग्रुप आप उसको डेटाबेस को क्रिएट कर देना पहले। पैरामीटर ग्रुप में क्या रहता है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स रहते हैं। जैसे कि हमारे डेटाबेस का टाइम चेंज, फॉर एग्जांपल हम जब भी AWS का डिफॉल्ट पैरामीटर ग्रुप लेते हैं तब उसका टाइम कितना रहता है, UTC टाइमिंग रहता है। अब हम इंडिया में रह रहे तो हमें उस पैरामीटर ग्रुप का टाइमिंग हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो उसके लिए आप सेपरेट से एक पैरामीटर ग्रुप बना लेना, क्योंकि हम जो डिफॉल्ट AWS का पैरामीटर ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं, एडिट नहीं कर सकते। जब हम कस्टम हमारा पैरामीटर ग्रुप क्रिएट कर लेते तो हम उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले भी डेटाबेस के लिए तैयारी कर लेता हूँ। पहले मैं सबनेट ग्रुप क्रिएट करता था। सबनेट ग्रुप में क्या रहते हैं, नंबर ऑफ सबनेट रहते हैं। तो मैं भी टेस्ट सबनेट ग्रुप ऐसा नाम रखता हूँ। ये पहला स्टेप है, आप जब भी डेटाबेस क्रिएट करते हो पहले आप सबनेट ग्रुप क्रिएट कर लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में दे देना फॉर द टेस्टिंग पर्पज। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है। यहाँ पे आप VPC, मेरा भी एक सिंगल VPC, आपके मल्टीपल VPC है तो आप क्या उस अकॉर्डिंग से आप चूज कर लेना। भी अवेलेबिलिटी जोन में मैं 1A और 1B चूज कर लेता हूँ, मतलब कि जो भी डेटाबेस मेरा रहेगा वो 1A और 1B में रहेगा। सो 1A का मैं यहाँ पे सबनेट चूज किया और यहाँ पे मैंने 1B का एक सबनेट चूज कर लिया और यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो मैंने यहाँ पे मेरे डेटाबेस EC2 के लिए मैंने यहाँ पे सबनेट ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सेकंड हम पैरामीटर ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे पैरामीटर ग्रुप फैमिली, मतलब कि एरोरा के लिए डिफरेंट रहता है, माइस्क्यूएल के लिए डिफरेंट रहता है।
सो मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल का डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल का यहाँ पे एक एसक्यूएल सर्वर ऐसा मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं MySQL 8.0 है। सो अभी लेटेस्ट जो है 8 वर्जन है, तो यहाँ पे MySQL 8.0 मैंने चूज कर लिया। यहाँ पे डीबी क्लस्टर के लिए अलग रहता है और पैरामीटर ग्रुप मतलब ये डेटाबेस के लिए होता है। डीबी क्लस्टर अब मैं अभी सिर्फ डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डीबी पैरामीटर ग्रुप चूज करूंगा। आप जब भी क्लस्टर के लिए आपको पैरामीटर ग्रुप चाहिए तो डीबी क्लस्टर आप चूज कर लेना। यहाँ पे ग्रुप का नाम देता हूँ टेस्ट पैरामीटर। और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ फॉर द टेस्टिंग द पैरामीटर्स। और यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमने हमारे डेटाबेस के लिए पैरामीटर ग्रुप क्रिएट कर दिया और सबनेट ग्रुप क्रिएट कर लिया। तो हम अभी डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस पे हूँ अभी। यहाँ पे आपको क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन दिख रहा हो, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया क्रिएट डेटाबेस पे। यहाँ पे दो ऑप्शन है जब भी आप AWS पे नए हो, स्टैंडर्ड क्रिएट और इजी क्रिएट। इजी क्रिएट हम कभी यूज़ करते हैं, हमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है AWS के बारे में, सिर्फ हमें पता है डेटाबेस क्रिएट कर। तो इजी क्रिएट आप चूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो लिमिटेड ऑप्शन रहेंगे इतने ही। सो आप लेकिन हमें जो हम और स्टैंडर्ड क्रिएट में यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, मतलब जो भी हम हमारे कस्टम हमारे हिसाब से वो सारी चीज़ें हम चूज कर सकते हैं। अभी मैं स्टैंडर्ड ही चूज करूंगा। अभी इंजन के लिए मैंने भी पैरामीटर ग्रुप MySQL 8 का बनाया था, तो मैं इंजन ऑप्शन में MySQL चूज करूंगा। मतलब कि मैं MySQL का डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। आपको कौन सा ओरेकल का चाहिए, पोस्टग्रेस चाहिए, MariaDB, आप कौन सा भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी MySQL का अब आपको जो वर्जन चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अभी मैं AWS ने मुझे सजेस्ट किया है 8.032 में यही वाला चूज करूंगा। थर्ड वन ऑप्शन है टेम्पलेट्स, मतलब कि आप इस डेटाबेस को कहाँ पे यूज करना चाहते हैं। मतलब कि आप प्रोडक्शन में जिस 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 जिधर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, डेव टेस्ट मतलब आप QA पे है जहाँ पे आप डेवलपर उस पर उनका भी डेवलपमेंट चालू है, तो उस केस में आप डेव टेस्ट और फ्री टायर का ऑप्शन है। सो अभी मैं के लिए डेव टेस्ट में चूज करूंगा, तो आपको इसका आइडिया आएगा। फ्री टायर से बेटर रहेगा। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑप्शन रहता है मल्टी एजी DB क्लस्टर, मल्टी एजी DB इंस्टेंस, सिंगल DB इंस्टेंस। मल्टी एजी हम मोस्टली किसके लिए यूज होता है, मतलब हाई अवेलेबिलिटी हमारे डेटाबेस की रहती है। फॉर एग्जांपल हमारा जो डेटाबेस है हमने मल्टी एजी चूज कर लिया। फॉर एग्जांपल 1A में हमारा 1A और 1B में हमारा डेटाबेस प्रेजेंट है, तो 1A में कुछ इश्यू आया, कुछ हो गया, तो आपके डेटाबेस को कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो 1B में आपको अवेलेबल रहेगा। सो मतलब एक स्टैंड बाय सर्वर रहता है जो आप डेटाबेस के लिए हर बार बैकअप रहता है। तो प्रोडक्शन के लिए ऑप्शन मल्टी एजी बहुत सूटेबल है, लेकिन मैं अभी टेस्टिंग पर्पज के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंगल, मेरे को भी उसका बैकअप या कोई भी मेरा उसमें ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। जब भी प्रोडक्शन पर रहता है मल्टी एजी बहुत सारे कंपनी चूज कर लेते हैं। DB इंस्टेंस आइडेंटिफायर मतलब आपके डेटाबेस का नाम। सो मैं यहाँ पे test1 रखता हूँ उसका नाम। और यहाँ पे ये जो रहते हैं क्रेडेंशियल सेटिंग, मतलब कि यूजर नेम का नाम क्या रहेगा और उसका पासवर्ड क्या रहेगा। सो मैं यहाँ पे एडमिन की जगह रूट ऐसा नाम रखता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सिक्योरिटी मैनेजर का भी यूज कर सकते हैं, मतलब जो भी आपका सिक्योरिटी मैनेजर AWS की सर्विस है, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है या क्रेडेंशियल्स आपको स्टोर करने, तो उस टाइम पे आप सिक्योरिटी मैनेजर का जो यूज जरूर कर लेना। सिक्योरिटी मैनेजर में क्या रहता है, ये जो सीक्रेट जो भी आपके क्रेडेंशियल्स रहते हैं वो सेव करने के लिए AWS ने वो सर्विस प्रोवाइड कर दी है। अभी हमने मास्टर यूजर नेम रूट डाल दिया। अभी ऑटो जनरेटेड पासवर्ड भी ऑप्शन है, या
आपका जो कस्टम पासवर्ड है वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक कस्टम पासवर्ड यहाँ पे सिंपल ऐड करके देखता हूँ वो AWS एक्सेप्ट करता है कि नहीं। सो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। अभी मुझे इश्यू आ रहा है, मैं अभी इस इधर ऑटो जनरेटेड ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि AWS के यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे पैरामीटर्स है। दो मिनट में यहाँ पे पासवर्ड ही यहाँ पे फिर भी हमें इनवैलिड पासवर्ड यहाँ पे रहा है, हम फिर भी चेक कर लेते हैं AWS की। अब यहाँ पे इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपके मतलब आपको कौन सा क्लास, जैसे EC2 में हम उसकी साइज डिफाइन करते हैं T3 माइक्रो। सो हम अभी टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज कर लेते, तो यहाँ पे इंक्लूड प्रीवियस वर्जन का ऑप्शन चूज करके हम यहाँ पे सबसे छोटा वाला मतलब DBT2 माइक्रो यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब प्रोडक्शन में है तो इसमें मेमोरी ऑप्टिमाइजर या उधर जा सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पे स्टोरेज में रहता है IO1, GP2 एंड GP3। GP3 का सबसे कम प्राइसिंग रहता है। IO1 मतलब प्रोविजनिंग मतलब जो भी आपका डेटाबेस को उसका हाई परफॉर्मेंस देने का ही काम करता है वो। सो मैं भी GP3 चूज करूँगा। यहाँ पे स्टोरेज में सिर्फ मैं यहाँ पे 20 यहाँ पे रख दूंगा अभी के लिए पर्पज के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 20 GB और मैक्सिमम 6144 GB यहाँ पे स्टोरेज AWS में दिए है। यहाँ पे इनेबल स्टोरेज ऑटो स्केलिंग मतलब क्या रहता है, जब भी आपका डेटा फॉर एग्जांपल 20 GB से ज़्यादा आपके हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर हो रहा है, तो उस टाइम आपको मैनुअल जाके हार्ड डिस्क की साइज चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो हम इस ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली वो स्टोरेज ऑटो स्केल हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली स्टोरेज बढ़ जाता है। तो अभी हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे AWS ने ये भी फीचर दिया है कि आपको जब EC2 को भी कनेक्ट करना है तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं भी नहीं कर रहा हूँ कोई मेरे EC2 सर्वर से। VPC सिंगल है तो मैं यहाँ पे VPC सिलेक्ट कर रहा हूँ। सबनेट ग्रुप अभी हमने किया था वही सबनेट ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, टेस्ट सबनेट ग्रुप, वो सब वही सबनेट ग्रुप यहाँ पे। ये मेन ऑप्शन है पब्लिक एक्सेस, और पब्लिक एक्सेस में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नो दिया है। AWS स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बोल देता है कि आप अपने डेटाबेस को पब्लिकली ओपन मत रखे, उसको आप प्राइवेट ही ऑप्शन आप यहाँ पे उसको दे देना। सो मैं यहाँ पे अभी टेस्टिंग पर्पज के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एस कर रहा हूँ। जब हम उसे नो करेंगे तो जो VPC के बाहर के जो भी सर्वर रहेगा, EC2 सर्वर रहेगा, कौन सी भी मशीन रहेगी, वो इस डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर सकती। अभी मैंने एस कर दिया है तो जो भी बाहर की मशीन है, मतलब मेरा लोकल लैपटॉप से भी मैं यहाँ इसे कनेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं नो करूँगा तो मैं इस डेटाबेस को कौन से भी बाहर की मशीन से कनेक्ट करूँ, मुझे इसके लिए मेरे इसी सेम VPC में मुझे EC2 सर्वर लॉन्च करके उससे मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान में रख देना है कि आप प्रोडक्शन में है तो ये ऑप्शन नो ही रहना चाहिए। अभी मैं टेस्टिंग या आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन चूज कर लिया। VPC सिक्योरिटी ग्रुप, मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे नाम देता हूँ टेस्ट RDS, ऐसा नाम देता हूँ। यहाँ पे अवेलेबल रीजन में 1A चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने अभी RDS प्रॉक्सी की हमने कोई भी ज़रूरत नहीं, तो हमने वहाँ पे ऐसे। अब हम एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पोर्ट हम कस्टम भी यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन हम MySQL का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 3306 वही रखेंगे। देन अभी आता है डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, मतलब आप IAM यूज़र से भी ऑथेंटिक कर सकते हैं या पासवर्ड एंड कर्वोस ऑथेंटिकेशन। सो मैं यहाँ पे मैंने भी यूज़र का पासवर्ड दिया है तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिक यूजिंग डेटाबेस पासवर्ड ये ऑप्शन चूज करूँगा। ये मेन ऑप्शन रहता है मॉनिटरिंग का।
जब भी आप मॉनिटरिंग में आपको जो भी आपके डेटाबेस के सीपीयू आपको कोई भी हाई गया या कोई भी ऐसी डीपर इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपके डेटाबेस के लिए मॉनिटरिंग हो रहा है ये नहीं है, तो उस टाइम आपको मॉनिटरिंग इनेबल करना पड़ेगा। सो जिससे आपके डेटाबेस के रिलेटेड ऑपरेशंस या कोई भी ऐसी चीज़ें रहेगी सो आपको यहाँ वहाँ पे ग्राफ की मदद से आपको पता चल सकते हैं। सो मैं भी टेस्टिंग के लिए ये कर रहा हूँ तो मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो मैंने यहाँ पे उसको सिलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पे देख सकते हो डीबी पैरामीटर ग्रुप, यहाँ पे देख सकते डिफ़ॉल्ट उसने चूज़ कर लिया है, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करेंगे, हमने जो अभी बनाया था टेस्ट पैरामीटर ग्रुप वही हम यूज़ करेंगे। ऑप्शंस ग्रुप में हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बैकअप, ये हमने अभी ऑप्शन देखा था ऑटोमेटिक बैकअप, यही है यहाँ पे ऑटोमेटिक बैकअप का ऑप्शन। सो वो बैकअप लेगा डेली बेसिस पे और उसे 7 डेज में उसे रिटेंशन पीरियड 7 डेज को उसे डिलीट कर देगा उस बैकअप को। मतलब वो डेली मंडे का बैकअप लेगा, नेक्स्ट मंडे को वो उसे रिमूव कर देगा। सो अभी आप प्रोडक्शन में तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर देता हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं बैकअप के। यहाँ पे लॉग्स, यहाँ पे जो भी आरडीएस में आपका यूज़र आ रहा है, कोई भी क्वेरी या कोई भी आपका प्रोडक्ट पे क्लिक करके बैकएंड में क्वेरी रन हो रही है, वो किस आईपी से क्वेरी रन हो रही है, वो सारे जो आपको लॉग चाहिए। सो वो चारों ऑप्शन यहाँ पे एरर स्लो क्वेरी लॉग, मतलब जो भी क्वेरीज स्पेसिफिक मतलब 2 सेकंड या 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रही है वो स्लो क्वेरी की लॉग इस लॉग में। जनरल लॉग मतलब ऑल ओवर जो भी आरडीएस में आपकी एक्टिविटी हो रही है वो यहाँ पे आएंगे। एरर लॉग्स में आपके जो भी मतलब क्यूरीज में एरर आ गए वो सारे एरर में, और ऑडिट लॉग रहते हैं जो ऑडिटिंग के लिए यूज होते हैं। तो आपको ये प्रोडक्शन में या कोई भी आप इम्पोर्टेंट एक्टिविटी में तो आपको ये चारों ऑप्शन सिलेक्ट चाहिए, जिससे कि आपको आरडीएस पे जो भी एक्टिविटी होनी चाहिए वो आपको पता चलेगी। जब भी आपका कोई आरडीएस पे प्रोडक्शन पे इशू आया, आप एडब्ल्यूएस को बोल दिया मेरा आरडीएस ऐसा अटैक हो गया मेरे आरडीएस पे, तो एडब्ल्यूएस पहले आपको पूछेगा कि अपने आप मुझे उस आरडीएस के लॉग दे दो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतलब फॉर एग्जांपल जब हम EC2 में कोई भी पैकेज हम इंस्टॉल कर देते हैं या कोई भी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं अपग्रेड कर देते हैं, सो इस टाइम वो वैसे ही अपग्रेड पैचिंग टाइप रहता है ये। सो आप प्रोडक्शन में कोई भी इसे हो तो आप इसे एनेबल कर देना। मेंटेनेंस नो प्रेफरेंस, मतलब कि इस मेंटेनेंस को आपको स्पेसिफिक टाइम के लिए करना है या कौन सी सो उसके लिए नो प्रेफरेंस आप कभी भी कर सकते हो उससे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको भी आपको सिलेक्ट कर लेना, एनेबल डिलीशन प्रोटेक्शन, मतलब किसी ने भी आपको डेटाबेस पे गलती से डिलीट पे क्लिक कर देगा तो उसे डायरेक्टली नहीं कर पाएगा, वो उसे बोलेगा कि जाके आप पहले ये प्रोटेक्शन हटाओ फिर मैं उसे डिलीट कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर देते हैं। इस सारे पैरामीटर आप ध्यान में रखिए, आपको ये पासवर्ड का इशू रहेगा। अभी मैंने यहाँ पे @ डाला था उस वजह से वो एरर आ रहा था मुझे। मैंने यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी इसके लिए 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, मेरे जो भी बेसिक डेटाबेस बनाए तो उस 5 10 मिनट में वो क्रिएट हो जाएगा। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। हेलो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस हमने अभी अभी बनाया था वो अभी सक्सेसफुली यहाँ पे अवेलेबल स्टेट में आ गया है। इसको कंप्लीट होने में टोटल 10 to 15 मिनट लग गए इसे अवेलेबल स्टेट में आने के लिए। तो चलिए इस डेटाबेस को हम कनेक्ट कर लेते हैं मेरे लोकल लैपटॉप से। तो मैं यहाँ पे इसका एंड पॉइंट जैसे हमारा EC2 का IP रहता है जैसे वैसे ही इस आरडीएस का एंड पॉइंट रहता है। जब भी आप कोड लेवल पे या कोई भी कोड में आप आरडीएस कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो वो एंड पॉइंट आपको वहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो पहले मैं यहाँ पे टर्मिनल से उसे कनेक्ट करने की ट्राई कर देता हूँ। तो मैंने
यहाँ पे मैं टर्मिनल पे हूँ, तो मैं यहाँ पे MySQL -h मतलब होस्ट नेम, अभी जो हमने कॉपी किया था उसका, पहले हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं टेलनेट कमांड से, फिर उसे हम कनेक्ट कर लेते टेलनेट RDS का एंड पॉइंट और 3306। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम उस डेटाबेस को हम यहाँ पे सक्सेसफुली हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए पहले हम उसे टेलनेट से हमने उसकी कनेक्टिविटी चेक कर ली, अब हम उसे MySQL कमांड से उसे कनेक्ट कर लेते हैं। MySQL -h, देन उसका एंड पॉइंट, देन -p पोर्ट 3306, देन -u रूट एंड देन -p फॉर पासवर्ड। तो MySQL -h होस्ट नेम, -p मतलब पोर्ट 3306, -u मतलब रूट और -p मतलब पासवर्ड। सो चलिए पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे डेटाबेस को मैंने कनेक्ट कर लिया है, जो मैंने RDS बनाया था उसको हमने सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है। शो डेटाबेसेस की कमांड है। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमने डेटाबेस भी, अब हम इसमें हम क्रिएट डेटाबेस कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस MySQL 223, हम फिर से शो डेटाबेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने डेटाबेस हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। तो हमने इस तरह से हमने हमारे जो डेटाबेस है उसे सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है। क्योंकि हम कनेक्ट क्यों इजीली कर पा रहे हैं, क्योंकि इसको हमने पब्लिकली एक्सेसिबल रखा है, तो इस वजह से हमें इसे इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो जब भी आपको इसको मॉडिफाई करना है, मतलब इसकी साइज बढ़ानी है, तो आप यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक कर देना। तो जो भी हमने पहले जो सिलेक्ट कर लिया था वो सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल आप उसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, देन उसकी स्टोरेज साइज चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसका स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो स्टोरेज बढ़ा सकते हो। यहाँ पे सबनेट ग्रुप भी आप इसका चेंज कर सकते हो। उसका पैरामीटर ग्रुप भी हमने वो इसके लिए क्रिएट करी था, उसको आपको डिफॉल्ट करने देता है, तो यहाँ पे सेट कर सकते हो। मॉडिफाई में जो भी आपके उसको आपको लॉग इनेबल करने देना है, तो आप यहाँ पे मॉडिफाई करके आप यहाँ पे उसको जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है वो कर सकते हैं। देन उसका बैकअप लेना है, मतलब स्नैपशॉट्स लेना है, तो एक्शन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे टेक स्नैपशॉट का ऑप्शन रहेगा, तो आप इसका स्नैपशॉट लोगे तो वो यहाँ पे स्नैपशॉट मतलब EC2 इंस्टेंस का एज इट इज बैकअप लेके वो रखता है। और जब भी आपको फ्यूचर में उसको लॉन्च करना है या कुछ आपके डेटाबेस फॉर एग्जांपल डाउन हो गया, तो उस केस में उस स्नैपशॉट से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। देन ऑप्शन रिबूट स्टॉप, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंड पॉइंट है, उसका पोर्ट रहेगा, ये सारे सिक्योरिटी रिलेटेड, मतलब उसका सिक्योरिटी ग्रुप में आप वहाँ पे स्पेसिफिक आईपी को अलाउ करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल इसमें मेरा पर्सनल लैपटॉप होगा, उसको आप अलाउ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड में ऐड करके वो कर सकते हो। फिर मॉनिटरिंग हमने डिसेबल रखा था, लेकिन फिर भी हमको क्लाउड वॉच के थ्रू से हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कुछ पैरामीटर्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पे लॉग्स एंड इवेंट है, देन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, लॉग्स एंड इवेंट में हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट अलार्म भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको RDS का CPU यूटिलाइजेशन हाई गया तो आपको अलार्म चाहिए, या कोई भी रीड राइट ऑपरेशन हाई गई तो आपको अलार्म चाहिए, तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट किया था वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसका स्टोरेज, उसका CPU रैम, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे मेंटेनेंस एंड बैकअप का ऑप्शन है, तो मैंने सिर्फ एटोमाइन वर्जन अपग्रेड किया था, बैकअप वो कुछ मैंने डिसेबल कर दिया था, तो वो मॉडिफाई करके वो भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। टैग्स में आप टैग देना चाहते हो तो वो भी आप टैग दे सकते हो। सो इतना ही मैं अभी इस वीडियो में, इस और भी RDS पे मेरे वीडियो आने वाले हैं,
तो बने रहिए इस RDS की सीरीज़ में, और कोई भी इसमें डाउट हो या कोई भी इश्यू आप फेस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू।